नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल अभिषेक जीएस एकेडमी में। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र पीईटी का चौथे मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सही होगा सी, ताम्रपाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? जैसा कि हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। यहाँ ऑप्शन सही होगा बी, बाणभट्ट। अगला प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें मराठा की बहुत बुरी तरह पराजय हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, अफगानों ने। किसने हराया? अफगानों ने। अफगानों में अहमद शाह अब्दाली था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 क्रांति की बात करें तो यह क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी सही है, मेरठ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो यह लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। यह बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? यहाँ पे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, भारतीय जागृति का जनक कहलाता है वह है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? अगर हम लोग बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती के आश्रम से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? साबरमती के आश्रम से प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या? बी, दांडी से। महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में लगभग 390 किमी की यात्रा कर दांडी पहुँचे, जहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून भंग कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा
बी दांडी से। नेक्स्ट प्रश्न है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। अभिनव भारत संगठन की बात करें तो यह संगठन अब वी.डी. सावरकर के द्वारा महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में संगठित किया गया था वी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन डी सही, महाराष्ट्र में। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? अगर सुभाष चंद्र बोस के विषय की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उन्हें शांति निकेतन देश का नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जब सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, तब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इस बात ध्यान दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगर आपसे कोई पूछे सुभाष चंद्र बोस को किसने देशभक्तों का देशभक्त कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को। ऑप्शन सही हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? अगर हम लोग भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करने की बात करें तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा बी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और इस अध्यादेश जारी करने की जो अधिक अवधि थी वह सिर्फ 6 माह तक थी। अगर कोई गवर्नर जनरल कोई अध्यादेश जारी करता है तो उसकी जो अवधि थी वह सिर्फ 6 माह तक रह सकती थी। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी सही। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? वलय मीन्स छल्लेदार। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि ग्रह के चारों ओर वलयों की पुष्टि हो चुकी है और इसके अतिरिक्त शनि के अतिरिक्त बृहस्पति और वरुण दोनों ग्रह के भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा डी शनि। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर वलय है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी जो आपका बृहस्पति है और वरुण है, ये दोनों ग्रह के भी वलयदार छल्ले हैं, लेकिन अभी इनकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का एक कारण है कि लौटते हुए मानसून की पवनें हैं जो कि उत्तर पूर्वी दिशा से चलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त कर लेती हैं और नमी प्राप्त करने के बाद तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा करती हैं। अगर कोई आपसे पूछे तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है तो किस उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
नर्मदा की ओर बहने वाली नदी, नर्मदा की ओर बहने वाली नदी, तो नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो नर्मदा नदी किस तरफ बहती है, तो पश्चिम की तरफ यह प्रवाहित होती है। ऑप्शन सी सही, पश्चिम की तरफ, और नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, कितने प्रतिशत है। तो अगर हम वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात करें तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र पर 21.71% वन क्षेत्र है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, 21.71%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित करता है। भारतीय आर्थिक समीक्षा, जिसे इकोनॉमिक सर्वे भी कहा जाता है, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था। अगर मक्का उत्पादन की बात करें तो सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक आपका सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है और दूसरे और तीसरे नंबर पे आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा बी, कर्नाटक। कर्नाटक मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी क्या है। जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स या गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। यह वस्तु एवं सेवा कर है, भारत में एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। तो यह किस प्रकार का कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ ऑप्शन आपका बी सही। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का, जिसे आरबीआई कहा जाता है, पहले जान लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे बी, 1949। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी सही, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के हटाने के विषय में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में बताया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं, किंतु ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता जब तक इस आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो।
तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा आपका बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39 ये है, यह इसमें बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद ये सही है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन। ऑप्शन बी भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता बताया गया है, यह भी सही है। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो ऑप्शन डी गलत है। अनुच्छेद 48 में बताया गया है कृषि और पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियों का निर्माण किया गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची एवं तीसरी समवर्ती सूची की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना होता है। 1/10 भाग होता है। ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। तो ऑप्शन डी सही है। अनुच्छेद 103 में बताया गया है लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। ऑप्शन डी सही होगा, 1/10 भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर क्या होगा। अगर किसी बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात न पानी बढ़ेगा न पानी घटेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर किन 2 धातुओं से बना मिश्र धातु है। सोल्डर का निर्माण होता है, जो सोल्डर मिश्र धातु होता है उसका निर्माण टीन और सीसा के मिश्रण से होता है। टीन और सीसा के मिश्रण से। यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी, टीन और सीसा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो चांदी और तांबा ये दोनों ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, जबकि आपका पारा और सीसा ऊष्मा के कुचालक हैं। पारा और सीसा ऊष्मा के कुचालक हैं। चांदी और तांबा ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ऑप्शन सही होगा सी, चांदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है, सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या इसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया रहेगा, अगर वहाँ पे सूत्रकणिका दिया रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन सूत्रकणिका ही आप लोग सही लगाइएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, सूत्रकणिका।
नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी जो रोग होता है वह विटामिन सी की कमी के कारण होती है। विटामिन सी जो होता है वह खट्टे फलों में अधिकतर रूप में पाया जाता है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण होते हैं वह होता है मसूड़ों में सूजन होना, दांत गिरना, रोगी का चेहरा पीला पड़ जाना। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, विटामिन सी। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें और कमेंट करके बताइए कि किसका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। अब बताना इसमें कौन सा शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह ऑप्शन है डी, नूतन सनातन। नूतन का जो विलोम होता है वह पुरातन होता है, ना कि सनातन। नूतन का विलोम पुरातन होता है। और बाकी आपका आयात निर्यात, पाप पुण्य, बद्ध मुक्त, ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, वह शब्द है अजात शत्रु। ऑप्शन ए सही, अजात शत्रु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग पता चलेगा कि विभाकर जो शब्द है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी सही है, यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो अगर पुल्लिंग शब्द को हम लोग चयन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा, अगर ऑप्शन देखेंगे तो जो पहिया शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। पहिया शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द है, जबकि लिखावट, पखावज, मझधार ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए सही है, पहिया। नेक्स्ट है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निष्कपट का संधि विच्छेद होगा निह धन कपट। निह धन कपट। ऑप्शन ए सही। निष्कपट जो शब्द है यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके बताइए कहाँ पे उद्घाटन किया है। तो यह उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन देश का विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। अगर शेयर बाजार बनने की बात करें तो विश्व में भारत का 5वां स्थान है।
भारत बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा 5वां शेयर बाजार बन गया है। यहाँ पे ऑप्शन आपका बी होगा भारत। भारत से जो आगे हैं वो है आपके अमेरिका, चीन, जापान और हांगकांग का शेयर बाजार। कहने का अर्थ है कि जो भारत का शेयर बाजार होता है वह 5वें नंबर पे है, विश्व में 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे है अमेरिका का शेयर बाजार, दूसरे नंबर पे चीन का, तीसरे नंबर जापान का, चौथे नंबर पे हांगकांग का शेयर बाजार है और 5वें नंबर पे अपना भारत है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। कहाँ की गई है? हैदराबाद तेलंगाना में। ऑप्शन डी सही, हैदराबाद। ऑप्शन डी सही, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे हैं? तो इस सूची में मुकेश अंबानी किस सूची में है? तो यह मुकेश अंबानी किस सूची में है? तो वह है 10वें स्थान पे। मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे है, 90.7 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पे हैं। जबकि 2022 की सूची में जो एलन मस्क है वह 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं और 171 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस दूसरे स्थान पे हैं। तो यहाँ पे मुकेश अंबानी किस स्थान पे हैं? 10वें स्थान पे हैं। उनकी कुल संपत्ति कितनी है? 90.7 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो वह है आपका इनसैट 4B। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? यह बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है? भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है? तो यह कहाँ पे बनाई गई है? यह बनाया गया है सूरत में। कहाँ पे? सूरत में बनाया गया है। ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट है, देश के पहले सी बीड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? पहले सी बीड की पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? यह किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सही होगा, तमिलनाडु में किया जाएगा। नेक्स्ट है, जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो यहाँ पे थाईलैंड जो है वो भांग की खेती को वैध करार देते हुए इसे कानूनी धारा से मुक्त करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। कौन सा देश है? थाईलैंड। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए किस शहर में की जाएगी। तो यह कहाँ की जाएगी? यह किया जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ किया जाएगा? गुरुग्राम हरियाणा में की जाएगी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई? मई 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण किया
और टैबलेट वितरण करने के उपरांत ई अधिगम योजना की शुरुआत की। तो कहाँ से शुरू की गई है? यह की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ऑप्शन बी सही, हेलसिंकी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कथक कहाँ का है। कथक जो है यह केरल का न होके यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यह उड़ीसा का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? यह तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? कथकली है आपका, यह है केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वह सही होगा आपका, कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। कुचिपुड़ी जो है ये आपका उड़ीसा न होके यह आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सही, सी सही होगा। कथक है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम है तमिलनाडु का, कथकली केरल का है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली में है। ऑप्शन डी सही बनेगा, रोम इटली। ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? गुदई महाराज की बात करें तो यह बनारस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले थे और इनका जो संबंध था वह जो वाद्य यंत्र था तबला बजाते थे। किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तबला से थे। यहाँ पे ऑप्शन सही होगा ए, तबला। गुदई महाराज एक तबला वादक थे और यह बनारस घराने से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। तो वह थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन ए सही। रविंद्रनाथ टैगोर जी साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह किसके द्वारा जीता गया है? राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन बी सही है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन डी सही,
विश्वनाथन आनंद माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन बी सही, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता गया है गुजरात टाइम्स के द्वारा। ऑप्शन बी सही है। साथियों, आज के लिए इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस समय अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम न हो तब तक प्रैक्टिस आप 1 सेट 2 सेट रोज़ हल करिए। ठीक है साथियों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।